हेलो एवरीवन, मेरा नाम हरमन है और आज हम हमारे ट्रायएक्सियल शीयर टेस्ट को आगे कंटिन्यू करते हुए कौन कौन से ट्रायएक्सियल शीयर टेस्ट होते हैं उनको पढ़ेंगे और उनकी डिटेल्स में जाएंगे। पर सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि किस किस तरह के ट्रायएक्सियल शीयर टेस्ट पॉसिबल हैं। फिर अगर उनमें से कोई ना होता हुआ उसको देख लेंगे क्यों वो टेस्ट नहीं पॉसिबल, हो सकता सभी पॉसिबल हो, ठीक है। पर पहले हम कम से कम देखें तो सही कि कितने पॉसिबल हैं। तो इस चीज को देखने के लिए कि कितने पॉसिबल हैं, हम सिंपल परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस का एक सिंपल सा रूल देखेंगे, ठीक है, जो आप मैथ्स में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस 11th क्लास में भी पढ़ते हो, अपनी तैयारी के दौरान भी पढ़ते हो, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड में भी पढ़ते हो, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हो, ठीक है। उस परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस का एक छोटा सा बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट मैं यूज करने जा रहा हूं। देखिए, फर्स्ट स्टैंड्स फॉर कि यहां पर कितनी एंट्रीज आ सकती हैं। स्टेज 1, द फर्स्ट एंट्री इज कॉरस्पॉन्डिंग टू स्टेज 1 एंड द सेकंड एंट्री इज कॉरस्पॉन्डिंग टू स्टेज 2। स्टेज 1 कौन सी थी? कन्फाइनिंग प्रेशर स्टेज। कन्फाइनिंग प्रेशर स्टेज में आपको पता है कि जो ड्रेनेज वॉल्व है वो या तो ओपन हो सकती है या क्लोज हो सकती है, ठीक है। अगर ओपन हुई तो कंसोलिडेशन हो जाएगी, अगर क्लोज हुई तो कंसोलिडेशन नहीं होगी, ठीक है। तो मतलब दो पॉसिबिलिटीज इसमें बनती हैं, तो टू पॉसिबिलिटीज इसमें बन रही हैं। ओके, लेट मी यूज अनदर पेन। टू पॉसिबिलिटीज इसमें हमको देखने को मिल रही हैं। जो सेकंड स्टेज है, सेकंड स्टेज थी डेविएटर स्टेज और शीयर स्टेज। इसमें भी ड्रेनेज वॉल्व ओपन हो सकती है या क्लोज हो सकती है। अगर ओपन हुई तो मतलब ड्रेन्ड टेस्ट है, अगर क्लोज हुई तो मतलब अनड्रेन्ड टेस्ट है, ठीक है। तो इसमें भी दो पॉसिबिलिटीज हमको साफ साफ नजर आ रही हैं कि बन रही है। तो 2 × 2 कितना हो गया? 4। तो मतलब टोटल 4 पॉसिबिलिटीज बनेंगी, ठीक है। 4 पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी? फर्स्ट वन अगर मैं बताऊं तो अनकंसोलिडेटेड। फर्स्ट वन स्टैंड्स फॉर व्हाट? स्टेज 1। स्टेज 1 में अनकंसोलिडेटेड और कंसोलिडेटेड कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज जो हमने देख ली है, ये बोर्ड को रब करके मैं ये 4 पॉसिबिलिटीज यहां पे लिखता हूं, ठीक है। ऐसे करते हैं, हमारा टाइम ना वेस्ट हो जाएगा बहुत ज्यादा। ऐसे करते हैं कि धीरे धीरे चलते रहते हैं, फर्स्ट पॉसिबिलिटी फिर उसको डिटेल में देख लेते हैं, हो सकती है कि नहीं। अगर हो सकती है डिटेल में, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, ठीक है। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी जो हमको साफ साफ नजर आ रही है, दैट इज अनकंसोलिडेटेड, ठीक है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी मैं वो ले रहा हूं कि जिसमें ड्रेनेज वॉल्व दोनों केसेस में बंदी है, मतलब पोर प्रेशर को हम बाहर निकलने ही नहीं दे रहे, पोर वाटर प्रेशर को, पोर वाटर को बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं दिया हमने। तो मतलब दोनों स्टेजेस में हमने क्या करी? ड्रेनेज वॉल्व बंद रखी। तो फर्स्ट स्टेज में ड्रेनेज वॉल्व बंद रखने के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी चीज हमको दर्शाई जा रही है? अनकंसोलिडेटेड। अनकंसोलिडेटेड, कंसोलिडेट होने नहीं दिया, अनकंसोलिडेटेड। और सेकंड स्टेज में अगर ड्रेनेज वॉल्व बंद रखने तो इसका क्या मतलब हुआ? अनड्रेन्ड। अनकंसोलिडेटेड, अनड्रेन्ड। इसका सबसे पहले इसको मैं पूरा लिख दूं, अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट, ठीक है। अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट, इसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं? आई कैन यूज अनदर ब्लू पेन। डेफिनेटली ये तो वर्क करना चाहिए, यस इट इज वर्किंग। तो पहले का यू उठा लिया, दूसरे का यू उठा लिया, यू 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 टेस्ट, ठीक है। तो अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट को, बारी बारी लंबा है ना ज्यादा, तो शॉर्ट में कह देते हैं यू यू टेस्ट, ठीक है। इस अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट का सबसे पहला पॉइंट हम वो वाला लिखेंगे जो सबसे ज्यादा ऑब्वियस है। कौन सा? कि इसमें ड्रेनेज वॉल्व दोनों केसेस में बंद होगी। ड्रेनेज वॉल्व will be closed, will be closed in both, कौन कौन से? फर्स्ट इज confining pressure stage, confining pressure stage, एंड सेकंड कौन सी स्टेज होगी? डेविएटर और शीयर स्टेज। डेविएटर स्ट्रेस, डेविएटर स्ट्रेस स्टेज और शीयर स्टेज
क्योंकि एक्चुअली इसी स्टेज में तो हमारा सैंपल शेयर करके फेल करेगा, तो इसलिए इस स्टेज को हम शेयर स्टेज भी कह देते होते हैं। ये हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। तो ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। इस टेस्ट को परफॉर्म कैसे करेंगे? सिंपली हमने जो अपना सेल फ्लूइड है, ठीक है, उसको अंदर एंटर होने दिया, पोर वाटर ने चारों दिशाओं से हमारे सैंपल के ऊपर एक कन्फाइनिंग प्रेशर लगाया। जब लग गया, हमको पता चल रहा है कि अब और इसका वॉल्यूम डिफॉर्म नहीं हो रहा, तो डेफिनेटली जितनी इस पे कन्फाइनिंग प्रेशर इस पे लगना था वो लग गया, तो फर्स्ट स्टेज हमारी कंप्लीट होगी, राइट। कोई ज्यादा टाइम नहीं लगा। सेकंड में क्या है? सेकंड में हमको और एक ऊपर से एडिशनल लोड लगाना है। ऊपर से एडिशनल लोड लगाया, हम पोर वाटर को बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दे रहे, तो जल्दी जल्दी ये शेयर होके जल्दी जल्दी हमारे टेस्ट हो जाएगा। तो बहुत ही जल्दी ये टेस्ट हो जाएगा, वेरी वेरी क्विक टेस्ट। इवन 5 to 7 मिनट्स में ये पूरे का पूरा टेस्ट कंप्लीट हो जाता है, राइट। वेरी क्विक टेस्ट, दिस इज ए क्विक टेस्ट, ठीक है। इसको हम क्विक टेस्ट का नाम भी देते हैं, क्विक टेस्ट, क्विक 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 टेस्ट। जनरली टेक्स 5 to 7 मिनट्स, ठीक है। जनरली टेक्स 5 to 7 मिनट्स। क्योंकि ये क्विक टेस्ट है, इसमें अब ये देखिए, अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड, पहले का यू दूसरे का यू टेस्ट कह दिया। क्विक टेस्ट क्यू उठा लिया, इधर से क्या उठा लिया मैंने? क्यू। तो इसको अगर हम एक्चुअली जितने भी, मैं आपको अभी ये नहीं बताऊंगा कितने टेस्ट पढ़ेंगे, एक्चुअल जिन्होंने पहले काफी पढ़ा हुआ है इसके बारे में या ठीक ठाक सा पढ़ा हुआ, उनको पता है कि कितने टेस्ट होते हैं। पर जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको मैं क्लियर अभी नहीं करूंगा, ठीक है ना। तो जितने भी हम ये टेस्ट पढ़ेंगे उनको एक हम शॉर्ट एब्रीविएशन देंगे, कि अगर मैं बता दूं कि ये वाला ट्रायंगल शेयर टेस्ट कौन सा होगा, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे इसमें क्यू अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट यू टेस्ट कह दिया, वैसे इसकी एब्रीविएशन हमने उठा ली क्यू, ठीक है ना। जितने भी हम ट्रायंगल शेयर टेस्ट पढ़ेंगे उनको एक एब्रीविएशन करेंगे, ठीक है। जैसे मैं कह दूं कि क्यू एब्रीविएशन किस ट्रायंगल शेयर टेस्ट के लिए इस्तेमाल की जाती है, आप क्या कहोगे? जो क्विक होता है। क्विक कौन सा होता है? अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट। तो इसकी एब्रीविएशन क्योंकि ये क्विक है, जैसे यहां पर यू टेस्ट कह दिया, वैसे यहां पर क्विक का क्यू उठा के क्यू कह दिया हमने। क्यू एब्रीविएशन यहां पे इस्तेमाल की जाती है, राइट। नाउ ये हमने कर लिया, ठीक है। ये हमने जो इसका बेसिक वो था वो कर लिया। अब हम ये करते हैं कि इस टेस्ट को हम किस पे परफॉर्म करते हैं। डेफिनेटली इट विल बी डन फॉर क्ले, ठीक है, क्योंकि कंसोलिडेशन जब भी हो रही है, राइट, कंसोलिडेशन की जब भी हम बात कर रहे हैं कि ये कंसोलिडेट नहीं हुआ, राइट, ये कौन सा टेस्ट है? अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड, मतलब ये कंसोलिडेट नहीं हुआ, ठीक है। कंसोलिडेट कब नहीं हुआ? हमने पोर वाटर को बाहर नहीं जाने दिया, ठीक है। हम कोई ना कोई फील्ड कंडीशन को सिमुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं लैब में। एक्चुअल बात ये है, सैंड में तो हम जब भी अपने टेस्ट करेंगे, सैंड का आपको पता है, सैंड में कंसोलिडेशन का कोई मतलब नहीं बनता, राइट। तो डेफिनेटली ये जो टेस्ट है इट इज बीइंग डन फॉर क्ले, ठीक है। सैचुरेटेड क्ले की अगर मैं बात करूं तो इट इज मेनली डन फॉर सैचुरेटेड क्ले। पार्शियली सैचुरेटेड क्ले के लिए भी ये करते हैं डेफिनेटली, पर ज्यादातर ये सैचुरेटेड क्ले के लिए ही हम परफॉर्म करते हैं। तो सैचुरेटेड क्ले के लिए हम परफॉर्म कर रहे हैं, ओके। पर वो सैचुरेटेड क्ले अनकंसोलिडेटेड होगी। अनकंसोलिडेटेड कब होगी? जब आप उसको कंसोलिडेशन का टाइम ही नहीं दे रहे। कब नहीं दे रहे? आप आपने अभी लोड लगाया, कुछ दिनों बाद ही आप देखने लग गए, ठीक है। कुछ दिनों बाद, मान लीजिए 2-3 दिन के बाद ही आप देखने लग गए क्या उसमें चेंजेस आएंगे, राइट। मान लीजिए 2-4 दिन नहीं तो 15-20 दिन बाद, महीने बाद देखने लग गए। क्ले आपने न्यूमेरिकल्स हमने किए हैं कंसोलिडेशन के, ईयर्स लग रहे हैं क्ले को कंसोलिडेट होने के लिए, ईयर्स। तो कुछ के दिनों बाद आप देखने रहो, राइट। लोडिंग आपने करी तो 1 महीना भी इमीडिएटली ही हो गया, कंपेयर टू ईयर्स लग रहे हैं, ईयर्स उसको कंसोलिडेट होने के लिए। तो अगर आप इमीडिएटली आफ्टर लोडिंग बात कर रहे हो तो इमीडिएटली आफ्टर लोडिंग क्ले कंसोलिडेट नहीं होगी, उसको ईयर्स लगेंगे, ठीक है। बहुत ही कम कंसोलिडेशन उसकी हुई होगी।
तो इमीडिएटली आफ्टर लोडिंग अगर हमको क्ले की शियर स्ट्रेंथ टेस्ट करने की जरूरत पड़े और उसको लैब में सिमुलेट करने की जरूरत पड़े तो हम किस टेस्ट का सहारा लेंगे? अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट का। ठीक है, कंसोलिडेटेड आप उसको होना नहीं दे रहे तो ड्रेनेज तो दूर की बात है, राइट। तो किस सॉइल के लिए ये परफॉर्म किया जाता है? दिस टेस्ट इज परफॉर्म, पहले हम बात करेंगे क्लेज की, एंड में बात कर लेंगे सैंड की। सारे टेस्ट परफॉर्म वगैरह करके फिर एंड में सैंड की बात करेंगे, क्योंकि सैंड का बहुत ही सिंपल केस है जब हम ट्रैगेशिया टेस्ट करते हैं उस पर। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट कर ले, फिर जो थोड़ा बहुत आसान पार्ट रह गया उसको भी डिस्कस कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड फॉर, ज्यादातर हम ये टेस्ट किसके लिए परफॉर्म करते हैं? परफॉर्म्ड फॉर एनालाइजिंग shear strength of clays, rather saturated clays, immediately after loading, राइट। उसके लिए ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। सैचुरेटेड क्ले इमीडिएटली आफ्टर लोडिंग। कंसोलिडेटेड का आप उसको टाइम ही नहीं दे रहे ना, ठीक है ना, तो कंसोलिडेटेड कैसे होगा? अनकंसोलिडेटेड, और डेफिनेटली अनड्रेन्ड भी हो गई। ठीक है, पानी निकला उसमें से, राइट, तो अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट। सैचुरेटेड क्लेज इमीडिएटली आफ्टर लोडिंग, ये टेस्ट हम उसके लिए परफॉर्म करते हैं। अब क्या हो, नाउ लेट मी हैव अ सिप ऑफ वाटर, जस्ट अ सिप ऑफ वाटर आई विल हैव। अब हम देखेंगे इस अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट की जो भी शीयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स है उनको कैसे निकालना है। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली ये टेस्ट हम परफॉर्म करने जा रहे हैं टू डिटरमिन शीयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। ठीक है, तो इसके शीयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स के बारे में हमको पता होना चाहिए। शीयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स क्या होते हैं? सी और फाई, राइट। तो इसका हम अभी देखेंगे शीयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स इसके हम कैसे डिटरमिन करते हैं, और उसके लिए आपको पता है हम मोहर फेलियर एनवेलप और मोहर सर्कल्स का सहारा लेंगे। तो इसमें अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट, जिसको हम यूयू टेस्ट से डिनोट कर रहे हैं और जिसकी एब्रीवेशन हम क्यू से कर रहे हैं, उसके अगर हम मोहर सर्कल्स और मोहर फेलियर एनवेलप बनाए तो कुछ इस तरह के बनते हैं। सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं सैचुरेटेड क्लेज की, और वो भी नॉर्मली कंसोलिडेटेड। ठीक है, ये बात मैं लिखूंगा कि ये वाला टेस्ट है यूयू टेस्ट, ये हम सिर्फ और सिर्फ नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्लेज के ऊपर ही परफॉर्म कर सकते हैं, उनके ऊपर ही परफॉर्म करते हैं रादर। ठीक है, देखेंगे आगे क्यों। पहले इस मोहर फेलियर एनवेलप को देख लेते हैं कि इसकी मोहर फेलियर एनवेलप कैसी बनती है। अगर इसके मोहर सर्कल्स को मैं बनाऊं तो ये, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है तो थोड़ा सा एरर एक्चुअल एक कंपैरिजन में आ सकते हैं, राइट। ऐसे इसके कुछ मोहर सर्कल्स बनेंगे, राइट। थोड़ा सा इसमें एरर आ रहा है, तो मैं पहले बना देता हूं कि इसकी मोहर फेलियर एनवेलप कैसे बनती है, फिर मैं इसके मोहर सर्कल्स बना दूंगा। एक्चुअल में उल्टा होता है, एक्चुअल में हम मोहर सर्कल्स बनाते हैं और फिर मोहर फेलियर एनवेलप बनाते हैं, बट मैं उल्टा बना रहा हूं ताकि जो एक्चुअल में होता है उसको रेप्लिकेट कर सकूं। तो ऐसे इसकी मोहर फेलियर एनवेलप इसका कुछ इस तरीके का बनता है। पैरेलल लाइन, a line parallel to x-axis. X-axis is denoting, of course, normal stress of soil, and this is denoting shear stress of soil. तो ऐसी कुछ लाइन बनेगी which is parallel to x-axis, और इसके जो मोहर
सर्कल्स होंगे वो कुछ इस तरीके के होंगे, राइट। कि जब भी हम अपना यूयू टेस्ट कर रहे हैं अलग अलग कन्फाइनिंग प्रेशर के ऊपर जो हमारा एंड तक फेलियर तक लेके जा रहे हैं हमारे सैंपल को, उसके बाद हम मोहर सर्कल्स बना रहे हैं, उन मोहर सर्कल्स की एक कॉमन टेंजेंट बना रहे हैं, तो कुछ इस तरीके का आपको मोहर फेलियर एनवेलप देखने को मिलता है, ठीक है। पहले मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझा दूं ये है क्या। एक्चुअल में ये बात है कि जो ये ऐसे हमने बनाई है ना, दिस इज डिनोटिंग कि पहले ये वाला जो है दैट दिस इज ऑफ कोर्स, बट इसमें दिस इज नॉट एक्चुअल डिपिक्शन, क्योंकि सिग्मा 3 कुछ ना कुछ तो होगा, तो यहां पर मैं सिग्मा 3 को 0 लेके नहीं चलूंगा। इसमें एक टेक्निकल एरर था इसलिए मैंने रिमूव किया। दिस इज माय मोहर फेलियर एनवेलप, ठीक है। इसके आप कॉरस्पॉन्डिंग अगर मोहर सर्कल्स जो बने होंगे वो अगर हम बनाए तो वो कुछ इस तरीके के बनेंगे। कुछ ना कुछ हमने सेल प्रेशर लगाया होगा, ठीक है। जो पोर फ्लूइड है उसके द्वारा जो भी कन्फाइनिंग प्रेशर हमने लगाया दैट इज सिग्मा 3। उसके बाद जब पहली स्टेज कंप्लीट हो गई और फिर हमने सेकंड स्टेज के द्वारा डेविएटर स्ट्रेस लगाई सिग्मा डी, तो सिग्मा डी प्लस सिग्मा 3 क्या आया, सिग्मा 1, और वो सिग्मा 1 की वैल्यू है ये, ठीक है। तो ये एक मोहर सर्कल आपके पास बना। फिर से आपने क्या किया कि सिग्मा 3 की आपने थोड़ी और वैल्यू बढ़ा दी, जो सेल प्रेशर था उसको आपने थोड़ा बढ़ा दिया, और इसको सिग्मा 3 को इधर से लेके आपने इतना कर दिया, ठीक है। इतना जो आपने किया इसको मैं इसे नोट करूंगा सिग्मा 3। इसके कॉरस्पॉन्डिंग फिर आपने डेविएटर स्ट्रेस ऊपर से लगाई सेकंड स्टेज में, फिर सिग्मा डी प्लस सिग्मा 3 जो था दैट वाज इक्वल टू सिग्मा 1, और सिग्मा 1 ये आ गया। सिमिलरली आपने थोड़ी और जब बढ़ा दी तो ये सिग्मा 3 आया, इस सिग्मा 3 के कॉरस्पॉन्डिंग सिग्मा 1 ये आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास 3 मोहर सर्कल्स बने। इन मोहर सर्कल्स की हमको एक कॉमन टेंजेंट चाहिए थी, और वो हमने देखा कि जो एक कॉमन टेंजेंट इन मोहर सर्कल्स का आ रहा है वो ये था। दिस वॉज अ कॉमन टेंजेंट टू दीज मोहर सर्कल्स, ठीक है। तो ऐसे हमको एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस देखने को मिली, पर ये ध्यान दीजिए दीज स्ट्रेसेस सिग्मा 3 सिग्मा 1, ठीक है, ये सिग्मा 3 और कॉरस्पॉन्डिंग टू सिग्मा 1, इस सिग्मा 3 के कॉरस्पॉन्डिंग इट इज सिग्मा 1, ठीक है। ये सेम कलर से हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू जो फर्स्ट वाला मोहर सर्कल है, इसके सिग्मा 3 और सिग्मा 1 को मैंने ब्लैक से डिनोट किया। सेकंड वाले मोहर सर्कल के सिग्मा 3 और सिग्मा 1 को मैंने रेड से डिनोट कर दिया, और जो थर्ड वाला मोहर सर्कल है उसके सिग्मा 3 और सिग्मा 1 को मैंने ब्लू से डिनोट किया। ये आप ऑब्जर्व कर ही सकते हैं। कॉमन टेंजेंट मैंने बनाया, और इसका आप देख सकते हो पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन है तो मतलब जो एंगल था विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस वो कितना आया, 0, ठीक है। दिस इज 0, मतलब एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्योंकि लाइन आ रही है, ठीक है। तो हमको तो ये देखना था फाई मतलब इसका मतलब क्या है, फाई 0 है, क्योंकि अगर आपको याद हो जब हमने पढ़ी थी एक कॉमन हमने जो मोहर फेलियर एनवेलप पढ़ा था उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमने पढ़ी थी दैट वाज समथिंग लाइक दिस, और ये वाला एंगल जो था दिस वाज फाई। ये वाला एंगल एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है दैट वाज फाई। तो यहां पर आप देख सकते हो कि एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बन नहीं रहा, तो इसलिए इस केस में फाई इक्वल टू 0, ठीक है। एंड दिस वाई इंटरसेप्ट जो था उसको हम सी कोहेजन का नाम दे रहे थे। सिमिलरली यहां पर जो वाई इंटरसेप्ट है दैट विल बी कोहेजन, सी कोहेजन, ठीक है। इससे मैंने रिलेट करके आपको चीजें समझा दी कि क्यों इसमें फाई इक्वल टू 0 है, और पूरी की पूरी shear strength इज गिवन बाय सी कोहेजन। नाउ आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो कि मैंने यहां पर सिग्मा 3 लिखा है,
सिग्मा 3 बार नहीं लिखा, ठीक है। बार नहीं लिख रहा तो इसका मतलब क्या है कि जो भी ये टोटल स्ट्रेसेस हैं, दीज आर इन द फॉर्म ऑफ टोटल स्ट्रेस। तो जो भी ये मोहर सर्कल्स बनाए हैं, जो भी ये मोहर फेलियर एनवेलप बनाई है, इट इज डिनोटिंग मोहर फेलियर एनवेलप कॉरस्पॉन्डिंग टू टोटल स्ट्रेस, जो टोटल स्ट्रेस पैरामीटर्स है उसके कॉरस्पॉन्डिंग। मतलब जो ये फाई और सी है, दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग टू टोटल स्ट्रेस पैरामीटर्स, और टोटल स्ट्रेस पैरामीटर्स डेफिनेटली यहां पर है। और आप देख सकते हो, मैंने जब आपको इक्वेशन पढ़ाई थी टाउ इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा एन बार tan फाई वाली, या सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5/2 प्लस 2c tan ऑफ 45 डिग्री प्लस 5/2, उस इक्वेशंस, ये दोनों इक्वेशंस में मैंने आपके साथ बात करी थी कि जो टोटल स्ट्रेंथ पैरामीटर्स हैं उसको हम सी या सिंपली सी यू से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। सी की जगह, जो मैंने यहां पर सी लिखा है, इसकी जगह हम सी यू से जनरली डिनोट करते हैं, और सी यू वहां पे डिनोट कर रहा था अनड्रेन्ड कोहेजन। यहां पे आप देख सकते हो अनड्रेन्ड टेस्ट किया जा रहा है। तो इस आपको पता चल गया होगा क्यों हम वहां पर सी यू अनड्रेन्ड कोहेजन का नाम दे रहे थे, क्योंकि जब हम एक अनड्रेन्ड टेस्ट करते हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी टोटल स्ट्रेस पैरामीटर्स हमारे पास आ रहे हैं, टोटल स्ट्रेस के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी हमने मोहर फेलियर एनवेलप बनाई है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स आ रहे हैं, those are corresponding to undrained। तो इसलिए हम यहां पर सी यू और फाई यू से इसको डिनोट करेंगे। तो मतलब अनड्रेन्ड फ्रिक्शन एंगल विल बी इक्वल टू 0। अब आप इसको सिंप्लीफाई ना कह के फाई यू कहोगे, ठीक है। फाई यू इज अ बेटर टर्मिनोलॉजी फॉर दिस फ्रिक्शन एंगल। फाई यू इक्वल टू 0 और सी यू तो जितना यहां पर आई रहा दैट इज, वो आप देख सकते हो, राइट। इट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ दिस मोहर सर्कल। सी यू एंड फाई यू आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसमें एक जो बात ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंटरव्यू के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो ये अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट, जब हम नॉर्मली कंसोलिडेटेड सैचुरेटेड क्ले के ऊपर टेस्ट करते हैं, क्योंकि ये हमने जो भी यहां पर किया है, इट इज बीइंग डन फॉर नॉर्मली कंसोलिडेटेड सैचुरेटेड क्ले के ऊपर, जब हम अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट करते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि हमको टोटल स्ट्रेस के कॉरस्पॉन्डिंग तो अलग अलग मोहर सर्कल्स मिल जाते हैं, पर इफेक्टिव स्ट्रेस के कॉरस्पॉन्डिंग सिर्फ और सिर्फ एक ही मोहर सर्कल देखने को मिलता है, ओनली वन, ठीक है। वो क्यों? मान लीजिए जैसे इधर, दिस इज समथिंग लाइक दिस, एक ही मोहर सर्कल देखने को मिलेगा। यहां पर सिग्मा 3 थोड़ा इसको एडजस्ट कर देता हूं मैं, राइट, ताकि जो रियलिस्टिक लग सके ये। अब ये थोड़ा रियलिस्टिक लग रहा है, क्योंकि जो मैं चीज समझाने जा रहा हूं उसके कॉरस्पॉन्डिंग में मेरे को ध्यान देना है कि थोड़ा सा रियलिस्टिक लगना चाहिए। ओके, ठीक है। नो, इसमें कौन सी चीज देखने को मिलती है? इसके हमको ये चीज देखने को मिलती है कि चाहे आप ये वाला मोहर सर्कल उठा लो, ये वाला मोहर सर्कल उठा लो, चाहे आप ये वाला मोहर सर्कल उठा लो, चाहे आप ये वाला मोहर सर्कल उठा लो, कोई भी मोहर सर्कल उठा लो, या इसके बिना, इन वैल्यूज के बिना, इन वैल्यूज मतलब इस जो भी हमने वैल्यूज लिखी है इनके बिना, कोई भी मतलब आपने सेल प्रेशर कोई और लगाया होता, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई और सिग्मा 1 आया होता, वो भी आप लगा लेते, फिर भी आपका जो इफेक्टिव मोहर सर्कल है वो सिर्फ ये वाला आपको देखने को मिलता है जो मैंने ब्लैक से बनाया है। ओनली वन इफेक्टिव मोहर सर्कल हमको इसमें देखने को मिलता है, राइट। यहां पर मैं लिख देता हूं ओनली वन इफेक्टिव मोहर सर्कल, ओनली वन इफेक्टिव मोहर सर्कल इज ऑब्टेन्ड। और क्योंकि सिर्फ एक ही इफेक्टिव मोहर सर्कल हमको देखने को मिलता है, तो हम यहां पे एक बना नहीं सकते कि इसकी मोहर फेलियर एनवेलप इसका कैसा होगा, वो हम बना नहीं सकते, क्योंकि
हमको एटलीस्ट 2 मोहर सर्कल तो चाहिए उसको बनाने के लिए, क्योंकि मोहर फेलियर एनवेलप क्या होती है? इट इज नथिंग बट इट इज टेंजेंट टू मोहर सर्कल्स। जो अलग अलग मोहर सर्कल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एक कॉमन टेंजेंट है, उसको हम कहते हैं मोहर फेलियर एनवेलप। तो अलग अलग मोहर सर्कल्स के कॉरस्पॉन्डिंग, अगर एक ही है तो फिर बना ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसलिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग मोहर फेलियर एनवेलप क्या होगी वो हम बना नहीं सकते, कॉरस्पॉन्डिंग टू इफेक्टिव स्ट्रेसेस, राइट। तो यहां पर ड्रेन्ड जो इफेक्टिव स्ट्रेसेस के कॉरस्पॉन्डिंग जो शीयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स थे, उनको मैंने आपको बताया था कि उनको हम कहते हैं ड्रेन्ड शीयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स। वो हम बता नहीं सकते, हमारी मजबूरी है, हमारे पास कोई चारा ही नहीं है। सेम है, तो यहां पे आप देख सकते हो सेम है, तो यहां पर पोर वाटर प्रेशर अगर यू होगा तो यहां पर भी ऑफ कोर्स यू ही है। तो सिग्मा 3 बार है यहां पे, इसको मैं डिफरेंट कलर से शो कर देता हूं। यहां पर इट इज सिग्मा 3 बार एंड हेयर ऑल्सो जो सिग्मा 1 बार है, इसको मैं सिग्मा 1 बार से डिनोट करूं। कहने का मतलब क्या है यहां पे? अगर मैं कह रहा हूं कि एक ही इफेक्टिव मोहर सर्कल देखने को मिल रहा है, कहने का ये मतलब है कि जब मैंने सिग्मा 3 को जब टोटल स्ट्रेस के कॉरस्पॉन्डिंग मोहर सर्कल बना रहा था मैं, तब मैंने सिग्मा 3 को जो इधर से इधर बढ़ा दिया, देखिए इधर से इधर मैंने सिग्मा 3 को बढ़ाया, कॉरस्पॉन्डिंगली पोर वाटर प्रेशर भी उतना बढ़ गया। तो जैसे इसमें तो पोर वाटर प्रेशर इतना था, अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इस सेकंड वाला मोहर सर्कल है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग पोर वाटर प्रेशर मैंने मेजर किया, मेरे पास डिवाइस है ना पोर वाटर को मेजर करने का, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अगर ड्रेनेज वाल्व बंद हो, क्लोज हो, तो हम पोर वाटर मेजरमेंट वाली वाल्व खुली रखते हैं और उससे पोर वाटर प्रेशर कितना डेवलप हो गया वो हमको पता चल जाता है। तो इसमें इतना पोर वाटर डेवलप हुआ था, जब हमने सिग्मा 3 को इधर से इधर कर दिया तो इतना ही पोर वाटर एक्सेस उसमें पैदा हो गया और टोटल जो पोर वाटर प्रेशर बना वो इतना बन गया। तो यहां पर पोर वाटर प्रेशर कितना बना उसको डिनोट करना हो तो वो होगा इतना, और सिग्मा 1 के कॉरस्पॉन्डिंग भी डेफिनेटली उतना। जैसे इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये था, तो इसके सिग्मा 1 के कॉरस्पॉन्डिंग भी पोर वाटर प्रेशर कितना हुआ, इतना। सिमिलर थर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग। कहने का ये मतलब है कि जितने जितने से हम सेल प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, कन्फाइनिंग प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, सिग्मा 3 कौन सी चीज को डिनोट कर रहा है, कन्फाइनिंग प्रेशर को। मतलब जितनी अमाउंट से हम कन्फाइनिंग प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, उतनी ही अमाउंट से पोर वाटर प्रेशर बढ़ रहा है। समझ रहे हो ना? एक्चुअल में ये बात है। तो क्योंकि उतनी ही अमाउंट से पोर वाटर प्रेशर बढ़ रहा है, तो जब उसको माइनस करेंगे, इफेक्टिव स्ट्रेस कैसे आती है? टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। कैसे आती है इफेक्टिव स्ट्रेस? सिग्मा बार इट इज इक्वल टू सिग्मा माइनस यू। तो आपने सिग्मा जितना बढ़ाया उतना ही यू बढ़ गया, तो सिग्मा बार वो तो उतना ही रहा, ठीक है ना? एक्चुअल में ये बात होती है। तो ये चीज देखने को आई है, और इसीलिए इसमें हमको देखने को मिला कि इफेक्टिव मोहर सर्कल सिर्फ एक ही होता है, दिस वन, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी वेरी क्रूशियल थिंग। ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर कई बार एग्जामिनर ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाते, ठीक है, उन्होंने खुद भी कई बार चीजें ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ी होती, जैसे कुछ लोअर लेवल एग्जाम्स होते हैं, उसमें क्या है कि वो देख लेते हैं, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स ऑब्जेक्टिव वाली होती हैं उसमें से उठा लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, तो हो सकता है आपको सीधे ही कह दे कि अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट में जब क्ले को किया जाएगा तो उसमें 1 इफेक्टिव मोहर सर्कल देखने को मिलेगा, तब आप उसको टिक कर देना, ठीक है। हाँ, हम ये स्पेसिफिक जा रहे हैं इसमें कि अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट जब नॉर्मली कंसोलिडेटेड सैचुरेटेड क्ले के ऊपर किया जाए, सिर्फ तभी इफेक्टिव मोहर सर्कल एक देखने को मिलेगा आपको। एक्चुअल में ये बात है। गेट में अगर क्वेश्चन आएगा तो सारी जो कंडीशंस है इनको स्पेसिफाई किया जाएगा। जो लोअर लेवल एग्जाम्स हैं, राइट, उनमें इट इज पॉसिबल कि सारी कंडीशंस को मेंशन ना किया जाए, ठीक है। तो ABCD उस हिसाब से आपको डेफिनेटली यू हैव टू चूज द बेस्ट ऑप्शन।
गेट में ये बातें नहीं होंगी, गेट के प्रोफेसर आर इंटेलेक्चुअल, तो वो तो काफी हाई रैंक प्रोफेसर होते हैं, ठीक है, वो इन हरकतों को नहीं करते। नो, नाउ वी कैन प्रोसीड फर्दर, लेट्स प्रोसीड फर्दर। देखिए इस चीज को तो मैंने आपको बता ही दिया, अब इस लाइन को मैं दोबारा नहीं लिखूंगा क्योंकि एक बार लिख दी, और ये आपके ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव इंटरव्यू जो मर्जी लगा लो, दैट इन, जो मैंने बहुत बार लाइन बोली है कि इसमें सिर्फ एक ही इफेक्टिव मोहर सर्कल हमको देखने को मिलता है। नाउ इसमें जो भी हमने डिस्कशन की है मैं लिख देता हूं किसके लिए की है। इट इज बीइंग डन फॉर डेफिनेटली कौन सा टेस्ट, अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट। ये टेस्ट हमने किस पर किया है, जो भी हमने डिस्कशन अभी की है वो किसके लिए थी, फॉर सैचुरेटेड, फॉर नॉर्मली कंसोलिडेटेड। नॉर्मली कंसोलिडेटेड को टाइम बचाने के लिए एनसी शॉर्ट में, फॉर नॉर्मली कंसोलिडेटेड सैचुरेटेड क्लेस। इनके ऊपर जब अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट किया जाएगा तो जो भी हमने डिस्कशन की है वो हमको देखने को मिलेगी। नाउ इसमें जैसे मैंने आपको बताया, इफेक्टिव जो मोहर फेलियर एनवेलप है, इफेक्टिव स्ट्रेस के कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्टिव शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स हम उससे नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है, अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट के मतलब जो कॉरस्पॉन्डिंग है इफेक्टिव शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स वी कैन नॉट फाइंड फॉर नॉर्मली कंसोलिडेटेड सैचुरेटेड क्लेस। अब क्या हो अगर इसमें, पहले हम ये बात कर लेते हैं कि क्यों ये सिर्फ जो हमने डिस्कशन किया है इट वाज वैलिड फॉर नॉर्मली कंसोलिडेटेड सैचुरेटेड क्लेस, क्योंकि जो ओवर कंसोलिडेटेड क्लेस है दोज आर सेल्डम इंटैक्ट। सेल्डम इंटैक्ट मतलब ये क्या बात बोल दी, अभी तक तो सब कुछ समझ आ रहा था, ये क्या बोल दिया, सेल्डम इंटैक्ट। सेल्डम इंटैक्ट इसका ये मतलब है कि जो ये टेस्ट परफॉर्म करने के लिए ना जो भी क्ले होती है ना वो जुड़ी होनी चाहिए, तो क्रैक्स वगैरह ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए कि मतलब वो प्रॉपर जुड़ी होनी चाहिए वो, ठीक है। जब भी हम ये वाला टेस्ट करेंगे ना तो एक अनडिस्टर्ब्ड सैंपल के ऊपर हम ये वाला टेस्ट परफॉर्म करेंगे, क्ले का अनडिस्टर्ब्ड सैंपल हो। तो नॉर्मली कंसोलिडेटेड जो सॉइल होती है उसका तो अनडिस्टर्ब्ड सैंपल हमको देखने को मिलता है, ठीक है, पर जो ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल होती है उसका अनडिस्टर्ब्ड सैंपल हमको मिलना बहुत मुश्किल होता है, राइट। ये मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ओवर कंसोलिडेटेड जो सॉइल्स होती है, ओवर कंसोलिडेटेड क्लेस जो होती हैं, दोज कंटेन फिशर्स, दोज कंटेन फिशर्स। फिशर्स या क्रैक्स एक ही बात है, ठीक है। क्रैक्स को हम टेक्निकल लैंग्वेज में फिशर्स भी कह देते हैं। हमारी जो सिविल की टेक्निकल लैंग्वेज है या जो जियोलॉजी की टेक्निकल लैंग्वेज है उसमें हम क्रैक्स को फिशर्स भी कह देते हैं। क्रैक्स आपको पता ही है, ठीक है, कि जो जैसे हम, आपका मकान होगा, ठीक है, आपका मकान या किसी और मकान में आपने देखा होगा कि कोई क्रैक से पड़े होते हैं ना दीवार में, वो ही क्रैक्स अगर सॉइल में पड़े हो तो उसको हम फिशर्स या क्रैक्स का नाम दे देते हैं, ठीक है। क्रैक्स से पड़े होते हैं दीवारों पे छतों पे, कहीं ना कहीं तो आपने देखा ही होगा, उसी की बात कर रहा हूं। वो ही चीज जो आपने दीवार पे देखी है वो ही चीज जब सॉइल पे हो जाए उसको हम कहते हैं फिशेज या क्रैक्स। तो जो ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल्स होते हैं ना, ये ओवर कंसोलिडेटेड कब बने, जब इसके ऊपर जो स्ट्रेस लगी हुई थी वो हट गई। जब ये हट गई तो इसकी जो एक्सपेंशन हुई ना उसकी वजह से इसमें फिशर्स या क्रैक्स जिसको हम कह रहे हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। और उसकी वजह से फिर हम जब इसकी सैंपलिंग करते हैं और ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो ये जुड़े हुए नहीं रहते, ठीक है। एक अनडिस्टर्ब्ड सैंपल हमको नहीं देखने को मिलता, उसको हम कहते हैं सेल्डम इंटैक्ट। सेल्डम इंटैक्ट, सेल्डम का मतलब होता है बहुत कम, मतलब वेरी लेस। अगर सिनोनिम, अगर इसका मैं मतलब बताऊं सेल्डम का, इसका मतलब होता है वेरी लेस, बहुत कम बार ऐसा देखने को मिलता है सेल्डम का, अगर हिंदी में आपको मतलब बताऊं तो। इंटैक्ट मतलब जुड़ा हुआ, सेल्डम इंटैक्ट मतलब बहुत ही कम ऐसा देखने को मिलता है कि ये जुड़े हुए हों, ठीक है। जब इसकी सैंपलिंग करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो इसके बीच में कहीं ना कहीं हमको
ये क्रैक हो जाते हैं, इसका अनडिस्टर्ब सैंपल हमको नहीं देखने को मिलता, क्योंकि इसमें जैसे मैंने आपको बताया फिशेज या क्रैक्स होते हैं, उसकी वजह से जब हम इसकी सैंपलिंग करते हैं और ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो ये इसमें डिस्टर्बेंस आ जाती है, और जो इसके फिशेज या क्रैक्स हैं उसकी वजह से ये बिखर जाता है, ठीक है। और हमको चाहिए एक अनडिस्टर्ब सैंपल। मान लीजिए अगर फिशर्स भी आए हुए हैं ना इसमें, अगर ये बिखरा भी नहीं, फिर भी हमने इसके ऊपर टेस्ट करने लग गए, तो इस टेस्ट की रिक्वायरमेंट क्या है कि ये अनकंसोलिडेटेड होना चाहिए, अनकंसोलिडेटेड टेस्ट होना चाहिए। तो इस ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल के ऊपर जब हम एक अनकंसोलिडेटेड सेल प्रेशर लगाते हैं, सेल प्रेशर चारों तरफ से लगाएंगे, तो इसके जो क्रैक्स हैं वो फिल होने लग जाएंगे, और ये ट्रू नेचर डिपिक्ट नहीं करेगा, जो भी सॉइल का एक्चुअली ट्रू नेचर होगा उसको ये डिपिक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। क्योंकि इसकी एक कंडीशन है कि हमको जो हमारा सॉइल है वो अनकंसोलिडेटेड स्टेज में ही चाहिए, उसका जो ट्रू नेचर है वो डिपिक्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल्स के लिए, ओवर क्लेज के लिए हम ये अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट नहीं करते, क्योंकि इसकी अनकंसोलिडेटेड स्टेज जो फर्स्ट वाली स्टेज है उसको ये पूरा नहीं कर पाता, ठीक है। तो आप इसमें जो भी मैंने एक्सप्लेनेशन बताई है उसमें जो आपको मेनली एट द एंड ऑफ द डे ध्यान में रखनी है चीज, वो ये है कि ओवर कंसोलिडेटेड क्लेज के लिए हम ये टेस्ट परफॉर्म नहीं करते, राइट। सो ओवर कंसोलिडेटेड क्लेज के ऊपर यूयू टेस्ट इज नॉट परफॉर्म्ड, राइट, यूयू टेस्ट इज नॉट परफॉर्म्ड। एंड में जो मैंने आपको अभी अभी बताया है उसका अगर क्रक्स आपको याद रखना हो तो वो यही है कि ओवर कंसोलिडेटेड क्लेज के ऊपर यूयू टेस्ट हम परफॉर्म नहीं करते, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फॉर गेट लाइक एग्जाम्स, जो लोअर लेवल एग्जाम्स हैं उनमें ये चीज नहीं पूछी जाएगी, राइट। नो, ईएस के एग्जाम में भी इसका चांस कम है, पूछा जा सकता है, उसमें भी पूछा जा सकता है डेफिनेटली, पर जो ज्यादा एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन है ईएस में ज्यादा नॉलेजेबल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक, राइट, रट्टा मारने वाले। गेट में ज्यादा इंटेलेक्चुअल चीजें पूछी जाती हैं। नो, इसलिए मुझे गेट का पेपर वैसे काफी पसंद है इस टर्म में कि वो रट्टा मारने वाली चीज कम पूछते हैं और इंटेलेक्चुअल चीजें ज्यादा पूछते हैं। नो, ये हमने कर लिया, ठीक है। तो ये अभी तक हमने ये डिस्कशन भी की है कि नॉर्मली कंसोलिडेटेड सैचुरेटेड क्लेज में सिर्फ वन इफेक्टिव मोहर सर्कल हमको देखने को मिलेगी, ठीक है, व्हेन यूयू टेस्ट विल बी डन ऑन इट। ओवर कंसोलिडेटेड क्लेज के लिए हम ये कर नहीं सकते, राइट। पर आपने अगर सारी चीजों को अच्छे देखा होगा, आपने ये चीज देखी हो कि हमने सैचुरेटेड क्लेज के ऊपर बात की है इस टेस्ट को परफॉर्म करने की, पर क्या हो अगर पार्शियली सैचुरेटेड क्ले हो, फिर क्या होगा उसको डिस्कस कर लेते हैं। नो, अगर पार्शियली सैचुरेटेड क्ले हो उसके ऊपर एक मैं आपको और बात बता दूं कि जो पार्शियली सैचुरेटेड क्ले है उसके ऊपर जो हम टेस्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट, जो हम मोहर फिलियर एनवेलप देखने जा रहे हैं वो सिर्फ हम यूयू टेस्ट के कॉरस्पॉन्डिंग ही देखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम मोहर फिलियर एनवेलप ज्यादातर वो ही देखेंगे जो ज्यादा प्रचलित है, राइट। तो जो दूसरे टेस्ट होंगे उसमें हम पार्शियली सैचुरेटेड क्लेज की बात नहीं करेंगे। अगर आपके जो क्वेश्चन पेपर है उसमें क्वेश्चन आ जाता है पार्शियली सैचुरेटेड क्लेज की कॉरस्पॉन्डिंग मोहर फेलियर एनवेलप कैसे होगी, तो वो ही बताओगे जो हम अभी अभी करेंगे, क्योंकि उसमें जो कॉमन ऑब्जर्वेशन है पार्शियली सैचुरेटेड क्लेज के वो यूयू टेस्ट के कॉरस्पॉन्डिंग ही की गई है। तो अगर आपको ये बताया भी ना जाए कि यूयू टेस्ट में पार्शियली सैचुरेटेड क्ले के ऊपर ये किया फिर ये मिला वो मिला, ठीक है, तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि यूयू टेस्ट की बात ही की जा रही है कि नहीं ना। अगर पार्शियली सैचुरेटेड क्लेज की बात की जा रही है, अगर आपसे उसमें मोहर फेलियर एनवेलप पूछी जा रही है, तो बाय डिफॉल्ट आपको जो अभी हम डिस्कस करेंगे ना वो ही है, और वो हम यूयू टेस्ट के कॉरस्पॉन्डिंग ही डिस्कस कर रहे हैं। नाउ ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ लोअर लेवल एग्जाम है ना उसमें हो सकता है ये चीज स्पेसिफिक ना की जाए
कि पार्शियली सैचुरेटेड क्ले के ऊपर ही हम यूयू टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसमें हो सकता है सीधे बोल दिया जाए पार्शियली सैचुरेटेड क्ले, गेट में अगर क्वेश्चन आया तो उसमें यूयू टेस्ट मेंशन किया जाएगा, लोअर लेवल एग्जाम्स में हो सकता है ना मेंशन किया जाए। नाउ इसमें अगर हम पार्शियली सैचुरेटेड क्लेस के ऊपर अलग अलग ग्राफ करेंगे, टोटल स्ट्रेस और इफेक्टिव स्ट्रेस का, ठीक है, जो तो था ये वाला अभी अभी हमने डिस्कस किया सैचुरेटेड क्ले, उसमें तो हमने एक ही ग्राफ में देख लिया था टोटल और इफेक्टिव। फॉर पार्शियली सैचुरेटेड वी विल डिस्कस सेपरेटली। तो मोहर फेलियर एनवेलप बनेंगे आपको पता है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम एक मोहर फेलियर एनवेलप एक कॉमन टेंजेंट बनाए तो वो कुछ इस तरीके का हमको देखने को मिलता है, इस तरीके का। क्यों? ये आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है कि पार्शियली सैचुरेटेड क्ले के ऊपर, पार्शियली सैचुरेटेड क्ले के ऊपर जब हमने परफॉर्म किया टेस्ट, पार्शियली सैचुरेटेड क्ले के ऊपर जब हमने टेस्ट परफॉर्म किया तो एक कन्वेक्स शेप मोहर फेलियर एनवेलप देखने को मिलेगी, कन्वेक्स शेप मोहर फेलियर एनवेलप आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि देखिए पहले तो कुछ ये वाला पैटर्न आपको देखने को मिला, ठीक है, कि जैसे जैसे हम स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं तो वैसे वैसे उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है, स्ट्रेंथ बढ़ रही है, ठीक है। ये चीज कौन सी चीज को डिनोट कर रही है? मोहर फेलियर एनवेलप, स्ट्रेंथ को। इट इज डिनोटिंग शियर स्ट्रेंथ। अगर वाई एक्सिस बढ़ रहा है, ये है नॉर्मल स्ट्रेस और ये है शियर स्ट्रेस। मोहर फेलियर एनवेलप is representing the maximum value of stress that can be applied to our soil specimen. अगर y एक्सिस की वैल्यू बढ़ रही है तो मतलब shear स्ट्रेंथ बढ़ रही है। टाइम के साथ क्या हो रहा है कि जो पार्शियली सैचुरेटेड क्ले है ना, इसके जो पोर्स हैं वो फिल हो रहे हैं। ध्यान दीजिए, ये वाला जो मोहर, इसके जो इनिशियल पार्ट है, दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग टू समवॉट लाइक दिस मोहर सर्कल। सिग्मा 3 बहुत कम रहा होगा तो फिर सिग्मा 1 ये वाला आया, उसके बाद कुछ सिग्मा 3 हमने बढ़ाया होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग सिग्मा 1 देखने को मिला। तो कहने का मतलब ये है कि जो इनिशियल स्टेजेस हैं उसमें जो मोहर फेलियर एनवेलप हमको देखने को मिली है, इट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू मोहर सर्कल, जिसमें ये कन्फाइनिंग प्रेशर सिग्मा 3 की वैल्यू बहुत कम थी। सिग्मा 3 की वैल्यू कम थी तो पोर्स, जो पोर स्पेसिस है उसको ये कम फिल कर सका। पार्शियली सैचुरेटेड इसका क्या मतलब है कि इसमें कुछ एयर वर्ड्स हैं, कुछ वर्ड्स वाटर से फिल्ड है। जो एयर से फिल्ड है उसको अगर हम प्रेशर लगाएंगे तो फिल होने लग जाएगी। जब हमने ज्यादा प्रेशर लगाया तो वो जल्दी फिल हो जाएंगे, जब हमने ज्यादा प्रेशर लगा दिया तो पूरी की पूरी ही फिल हो जाएंगे। अब वो जो पार्शियली सैचुरेटेड था, जब हमने प्रेशर लगाया पूरी की पूरी जो एयर थी वो निकल गई, एंड नाउ आवर सैंपल इज कन्वर्टेड टू फुली सैचुरेटेड क्ले। जो वो फुली सैचुरेटेड क्ले में जब वो तब्दील हो गया, चेंज हो गया, फिर देन इट इज डिपिक्टिंग क्ले बिहेवियर। क्ले बिहेवियर क्या था कि एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, फिर वो उस चीज को डिनोट करने लग गया, ठीक है ना। और कुछ नहीं, पार्शियली सैचुरेटेड क्ले जो है वो एक सैचुरेटेड क्ले में चेंज हो रही है, ठीक है। जब हम ये कन्फाइनिंग प्रेशर, यहां पर कन्फाइनिंग प्रेशर इतना ही था, सिर्फ इतना, पर यहां पर इतना, ठीक है। कन्फाइनिंग प्रेशर बढ़ा, जो पोर एयर थी वो निकल गई, दब गया सैंपल, एयर बाहर निकल गई, राइट। उसकी ओवरऑल वॉल्यूम भी कम हो गई, एयर ही नहीं रही, अब वो सैचुरेटेड की तरह बिहेव करने लग गया, तो उसकी जो मोहर फेलियर एनवेलप होगी वो भी सैचुरेटेड की तरह दिखने लग जाएगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक लाइन देखने को हमको मिलेगी। तो इस तरीके की मोहर फेलियर एनवेलप हमको देखने को मिलती है, ठीक है, कि जिसमें इनिशियली तो कोहेजन कम होती है और कुछ ना कुछ फ्रिक्शन एंगल होता है, डेफिनेटली होता है, पर बाद में फ्रिक्शन एंगल अप्रोचेस टू जीरो और पूरी की पूरी शियर स्ट्रेंथ इज डिराइव्ड फ्रॉम फ्रिक्शन, ठीक है ना। ये तो हमने इसकी मोहर फेलियर एनवेलप देखी है इन टर्म्स ऑफ टोटल स्ट्रेस। ये हमने इन टर्म्स ऑफ टोटल स्ट्रेस
मोहर फेलियर एनवेलप देखी है फॉर पार्शियली सैचुरेटेड क्लेस? क्या हो अगर यही मोहर फेलियर एनवेलप मैं बनाने लग जाऊं फॉर पार्शियली सैचुरेटेड क्लेस बट इन इफेक्टिव स्ट्रेस? अभी अभी किस में बनाई है? टोटल स्ट्रेस में। अब मैं बनाने जा रहा हूं इफेक्टिव स्ट्रेस में। अगर मैं इसको मैं रब करने को रहने देता हूं पार्शियली सैचुरेटेड क्लेस को, क्योंकि अभी उसको ही डिस्कस कर रहे हैं हम, तो जो इसका पी रब हो गया उसको मैं दोबारा से बना दूं। अब नो, ये तो था टोटल में, पर अब मैं बनाऊंगा इफेक्टिव में। जब मैंने इफेक्टिव में बनाया, डेफिनेटली दिस इज सिग्मा एन एंड दिस इज टाउ। इफेक्टिव I can denote it here, okay, effective stress। इफेक्टिव स्ट्रेस की टर्म्स में अगर मैं बनाने जा रहा हूं सिग्मा एन को, मैं यहां पर सिग्मा एन बार से ही डिनोट कर देता हूं। अंडरस्टूड हो जाएगा कि इफेक्टिव स्ट्रेस की बात ही की जा रही है। अंडरस्टूड। अब अगर मैं इसकी मोहर फेलियर एनवेलप बनाने लग जाऊं तो इसमें जो हमने पहले किया उसके थोड़ा हटके देखने को मिलता है। इसमें जो हमको देखने को मिलता है कि मोहर फेलियर एनवेलप इट विल बी स्ट्रेट लाइन। जो टिपिकल मोहर फेलियर एनवेलप एक जनरल केस हमने किया था जब हमने सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5/2 प्लस 2c tan ऑफ 45 डिग्री प्लस 5/2 वाला रिलेशन जब हमने डिराइव किया था, तब एक टिपिकल मोहर फेलियर एनवेलप जो हमने बनाई थी वो ही टिपिकल मोहर फेलियर एनवेलप हमको यहां पर देखने को मिलती है। मतलब कुछ ना कुछ कोहेजन की वैल्यू हमको देखने को मिलती है और कुछ ना कुछ फ्रिक्शन एंगल हमको देखने को मिलेगा, पर ये जो कोहेजन और फ्रिक्शन एंगल है दीज आर फॉर इफेक्टिव स्ट्रेस, इसलिए मैं इसको सी और फाई ना लिखकर सी डैश और फाई डैश से रिप्रेजेंट करूंगा, राइट। और सी डैश और फाई डैश तब है व्हेन इट इज बीइंग डन फॉर इफेक्टिव स्ट्रेस। और मैंने आपको बताया था कि इफेक्टिव स्ट्रेस के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी हमारे शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स होंगे उनको हम सिर्फ सी डैश फाई डैश से नहीं, सी डी मतलब ड्रेन्ड कोहेजन या ड्रेन्ड फ्रिक्शन एंगल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर जो शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स हमारे पास आएंगे वो होंगे सी डैश और सी डी एंड फाई डैश और फाई डी, राइट। सिंपल। ये ऐसा हमको एक मोहर फेलियर एनवेलप, ये क्या, दिस इज मोहर फेलियर एनवेलप, इट इज स्ट्रेट लाइन। मोहर ये कैसे हमने निकाली, लेकिन मोहर सर्कल बनाए हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू इफेक्टिव स्ट्रेस। इफेक्टिव स्ट्रेस कैसे आई, टोटल स्ट्रेस आपने लगाई है, आपको पता है। पोर वाटर आपने पोर वाटर मेजरमेंट एपरेटस से मेजर कर लिया, टोटल स्ट्रेस आपने लगाई है, पोर वाटर आपने मेजर कर लिया, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर इफेक्टिव स्ट्रेस आपने निकाल ली। इफेक्टिव स्ट्रेस के कॉरस्पॉन्डिंग अलग अलग मोहर सर्कल्स आपने बनाए, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एक कॉमन टेंजेंट आपने बनाई और इस तरह की टेंजेंट आपको देखने को मिली, राइट। और इन टेंजेंट्स, इस टेंजेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी वाई इंटरसेप्ट था वो था सी डैश और सी डी, एंड जो उसकी स्लोप थी विद एक्स एक्सिस दैट इज फाई डैश और फाई डी, ठीक। तो इसमें अगर हमको शियर स्ट्रेंथ निकालनी हो वो कैसे हम निकालेंगे, शियर स्ट्रेंथ क्या होगी, सीधा वैसे जो हमने इक्वेशंस करी हैं पहले उससे निकल जाएगी। वेरी वेरी सिंपल। वेरी वेरी सिंपल। पहले मैं बात कर लेता हूं फर्स्ट वाले केस की, जो हमने बात करी थी सैचुरेटेड क्लेज की, सैचुरेटेड क्लेज की, ठीक है। सैचुरेटेड क्लेज नॉर्मली कंसोलिडेटेड केस। अगर मैं इसको एक ही लाइन में लिख दूं तो नॉर्मली कंसोलिडेटेड सैचुरेटेड, जैसे मर्जी कह सकते हो आप, एक ही बात है। एक चीज को कहने के अलग अलग तरीके हैं, दैट्स इट।
मैं कोशिश कर रहा हूं कि कौन सा बेटर तरीका अपनाया जाए एक ही चीज को कहने का। तो नॉर्मली कंसोलिडेट सैचुरेट क्ले जो फर्स्ट केस हमने किया था वो आपको अगर थोड़ा सा याद हो, अभी अभी हमने किया है, एक ऐसी हमको मोहर फिलर एनवेलप देखने को मिली है। दिस वॉज सी यू और फाई यू इसमें जीरो था, तो टाउ अगर मैं यहां से निकालूं तो इट विल बी कॉरस्पॉन्डिंग टू ऑफ कोर्स अनड्रेन्ड सी यू प्लस सिग्मा एन बार टेन फाई यू। सी यू इज इक्वल टू सी यू प्लस सिग्मा एन बार टेन, सिग्मा एन बार नहीं, यहां पर सिग्मा एन आएगा क्योंकि हम टोटल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं। सिग्मा एन टेन जीरो, क्योंकि यहां पर फाइव यू की वैल्यू क्या है, जीरो, सो इट विल बी सी यू टेन फाइव टेन जीरो इक्वल टू जीरो, सो टाउ विल बी इक्वल टू सी यू। और ये मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, अगर आपको अब के बाद दे दिया जाए कि अनड्रेन्ड कोहेजन क्ले की ये है, वैसे तो जो अभी इसके बाद हम एक और टेस्ट पढ़ेंगे जिसमें अनड्रेन्ड कोहेजन हम फिर से पढ़ेंगे कि कितनी होती है, पर अगर बात की जाए कि अनड्रेन्ड कोहेजन ये है, अगर सिंपली बोल दिया जाए, क्योंकि जो हम अभी अभी पढ़ के आए हैं, जो हमने अभी अभी पढ़ा है, इसको सिंपली, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़ी है, अनड्रेन्ड कोहेजन की जो shear स्ट्रेंथ होती है, shear स्ट्रेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू अनड्रेन्ड, कि अगर आपको अनड्रेन्ड दे दी जाए, राइट, shear स्ट्रेंथ अनड्रेन्ड स्टेज में इज इक्वल टू अनड्रेन्ड कोहेजन। वैसे तो जैसे मैंने आपको बताया एक और टेस्ट हम पढ़ेंगे, उसमें भी हम पढ़ेंगे कि अनड्रेन्ड कोहेजन इतनी है, ठीक है। पर अगर आपको फाइव यू की वैल्यू ना दी जाए, ठीक है, फाइव यू की वैल्यू आपको जीरो दे दी जाए, तो आप बाय डिफॉल्ट अब के बाद अगर अनड्रेन्ड कोहेजन की आपको वैल्यू दी जा रही है, ठीक है, तो आप डेफिनेटली इसको ना सीधा उसको shear स्ट्रेंथ के को लेके चलोगे, क्योंकि बहुत बार ऐसे, क्योंकि ये जो अभी अभी हम चैप्टर कर रहे हैं दैट इज shear स्ट्रेंथ, इसके बाद अर्थ प्रेशर का एक चैप्टर आएगा, उसके बाद हम एक स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स का चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसके बाद हम शैलो फाउंडेशन का एक चैप्टर पढ़ेंगे, पाइल फाउंडेशन का चैप्टर मैंने ऑलरेडी आपको करा दिया ऑन डिमांड। तो इन सभी में ना अगर अनड्रेन्ड कोहेजन की आपको वैल्यू दे दी है और आपको क्वेश्चन पढ़ के ये समझ आ रहा है कि हमने इसको टोटल स्ट्रेस एनालिसिस से ही सॉल्व करना है, तो आप उसमें इफेक्टिव स्ट्रेस को कंसिडर नहीं करोगे और आप उसमें पानी को यू विल कंसिडर पोर वाटर एज ए पार्ट ऑफ सॉइल, ठीक है। जैसे जो हमारी बल्क कंडीशन होती है, मैं आपके न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं, इस पॉइंट में बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, मैं खुद कंफ्यूज था, ठीक है, इसलिए बता रहा हूं। जब मैंने बुक्स वगैरह पढ़ी तो फिर मुझको क्लैरिटी मिली, अपने तैयारी के टाइम पे मैं कंफ्यूज था इसमें, राइट ना, इसलिए ये चीज मैं बहुत ही क्लियर कर रहा हूं कि अगर आपको क्वेश्चन पढ़ के साफ साफ समझ आ रहा है कि टोटल स्ट्रेस के कॉरस्पॉन्डिंग ही हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, या इसमें अनड्रेन्ड कोहेजन का इस्तेमाल करके ही हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आप उसमें पोर वाटर अलग से कंसिडर ही नहीं करोगे। जैसे बल्क कंडीशन में, बल्क कंडीशन में हम क्या करते हैं, बल्क कंडीशन में हम पोर वाटर को अलग से थोड़ा ना कंसिडर करते हैं, हम पोर वाटर प्रेशर को निग्लेक्ट करके चलते हैं, पोर वाटर प्रेशर को माइनस नहीं करते टोटल स्ट्रेस से, ठीक है ना, वी निग्लेक्ट पोर वाटर प्रेशर, ठीक है, जो भी हमारी जो उसका बल्क यूनिट वेट है, हम उसको टोटल स्ट्रेस इज इक्वल टू इफेक्टिव स्ट्रेस लेके क्वेश्चन हमारा सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे इस कंडीशन में ऑफ कोर्स आपको टोटल स्ट्रेस इक्वल टू इफेक्टिव स्ट्रेस नहीं होगी, पर मेरे कहने का ये मतलब है कि आप पोर वाटर को अलग से कंसिडर नहीं करोगे। जब भी आपको अनड्रेन्ड का केस करना है तब आप पोर वाटर को एज ए टोटल पार्ट ऑफ सॉइल ही कंसिडर करोगे, तब आप सॉइल सॉलिड्स और पोर वाटर को अलग अलग कंसिडर नहीं करोगे एज ए टोटल सॉइल। टोटल सॉइल पोर वाटर को उसका पार्ट ही मानते हुए इफेक्टिव स्ट्रेस नहीं निकालोगे, इफेक्टिव स्ट्रेस नहीं निकालोगे, और पोर वाटर को एज ए पार्ट ऑफ सॉइल जैसे हम बल्क कंडीशन में करते हैं वैसे ही आप अपनी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है। कि मान लीजिए मुझको कुछ कंडीशंस दी हुई हैं
ठीक है, और मेरे को ड्रेन्ड shear स्ट्रेंथ पैरामीटर्स नहीं दिए हुए, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ के मुझको समझ आ रहा है कि अनड्रेन्ड shear स्ट्रेंथ पैरामीटर्स का सहारा ही मेरे को लेना पड़ेगा। तो यहां पर तो फाइव इक्वल टू 0 आ रहा था, पर इसके बाद हम एक और चैप्टर पढ़ेंगे, या हो सकता है कि पार्शियली सैचुरेटेड क्ले के ऊपर टेस्ट परफॉर्म किया गया हो, ठीक है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ सीयू और फाइव की वैल्यूज कुछ गिवन हो, ठीक है। मेरे कहने का ये मतलब है कि सीयू और फाइव की आपको वैल्यू गिवन हो, तो वहां पर भी आपको जो भी टोटल स्ट्रेस जो आपने लेके चलनी है, जो भी आपने shear स्ट्रेंथ निकालनी है, अगर आपको अनड्रेन्ड shear स्ट्रेंथ पैरामीटर्स का सहारा लेना पड़ रहा है, मतलब CU और FU का, मैं आपको क्वेश्चंस वैसे तो प्रैक्टिस कराऊंगा, पर जिन्होंने ये वाला चैप्टर पहले पढ़ा हुआ है उनको इस बात की इंपॉर्टेंस पता लग रही होगी जो मैं अभी अभी बता रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस चीज में लोग एंड तक कंफ्यूज रहते हैं, सारा सिलेबस करके कंफ्यूज रहते हैं। CU और FU की मदद से ही आपको अगर shear स्ट्रेंथ निकालनी है तो आपको टोटल स्ट्रेस लेके ही shear स्ट्रेंथ को सॉल्व करना पड़ेगा, और इफेक्टिव स्ट्रेस अलग से नहीं निकालनी होगी, राइट। इस बात का आपको ध्यान रखना है। वैसे जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा इसके ऊपर, फिर तो जो मैंने अभी अभी बोला है बहुत ही क्लियर हो जाएगा। पर अब ये वाली बात आपको डायरेक्ट ध्यान में रखनी है कि अगर आपको अनड्रेन्ड फ्रिक्शन एंगल की वैल्यू गिवन ही नहीं है, ठीक है, या आपको इस तरीका का कुछ डेटा ही नहीं गिवन कि आप अनड्रेन्ड फ्रिक्शन एंगल की वैल्यू निकाल सको, और आपको अनड्रेन्ड कोहेजन दे दी जाए CU, तो आप उसको डायरेक्टली shear स्ट्रेंथ के इक्वल लेके चलो। टाउ यहां पर क्या, कौन सी चीज को नोट कर रहा था, shear स्ट्रेंथ S को, राइट। अगर सिर्फ और सिर्फ अनड्रेन्ड कोहेजन की वैल्यू आपको गिवन है, अनड्रेन्ड फ्रिक्शन एंगल की आपको वैल्यू नहीं गिवन, तो आप उसको डायरेक्टली shear स्ट्रेंथ के इक्वल लेके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। इस बात का आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है। ये तो हो गया नॉर्मली कंसोलिडेटेड सैचुरेटेड क्लेज के ऊपर जब हम ये टेस्ट करेंगे। नो, अगर ओवर कंसोलिडेटेड के ऊपर तो हम नहीं करेंगे, ये आपको पता है। और पार्शियली सैचुरेटेड क्लेज में हमने बात करी है कि इसमें टोटल स्ट्रेस की कॉरस्पॉन्डिंग एक हमको कन्वेक्स शेप की देखने को मिलती है, तो उसमें तो shear स्ट्रेंथ वेरी करती रहेगी, ठीक है, कि हम कर्व के किस पार्ट पे हैं। अगर हम बात करें पार्शियली सैचुरेटेड, पार्शियली नॉर्मली कंसोलिडेटेड, पार्शियली सैचुरेटेड क्लेज की इन इफेक्टिव स्ट्रेस, इन इफेक्टिव स्ट्रेंथ पैरामीटर्स, इफेक्टिव shear स्ट्रेंथ अगर हम उसकी निकालें, राइट, इफेक्टिव स्ट्रेंथ पैरामीटर्स के हिसाब से अगर निकालें तो, राइट, इफेक्टिव स्ट्रेंथ पैरामीटर्स के हिसाब से निकालें तो S इज इक्वल टू C डैश प्लस सिग्मा n बार tan phi डैश आपको देखने को मिलेगी। C डैश को आप CD भी लिख सकते हो, सिग्मा n बार tan phi d, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगी। अब इस लेक्चर की हमारी ड्यूरेशन अप्रोक्सीमेटली 1 आवर हो चुकी है, तो इस लेक्चर को हम यहां पर खत्म करते हुए यूयू टेस्ट हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अगले लेक्चर में हम अपनी दूसरी टेस्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस लेक्चर में हमने यूयू टेस्ट को बहुत ही डिटेल में देखा है, राइट। अगले लेक्चर में हम अपने और टेस्ट को देखेंगे, ट्रायंगल shear टेस्ट वाले टेस्ट को, उनके रिजल्ट्स को फिर देखेंगे उसके बाद, और देन विल कंटिन्यू आवर very important triangle shear test. Thank you for attending this lecture. Thank you very much.